हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मैटर्स पर। और हमारे इन वीडियोस में हम एसएसटी टीजीटी, चाहे वो किसी भी स्टेट का टेट हो या किसी भी एग्जाम की स्क्रीनिंग हो, एसएसटी टीजीटी की स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इन सीरीज़ में हम ज्योग्राफी को पढ़ रहे थे, ज्योग्राफी एनसीईआरटी। हमने अब तक ज्योग्राफी की 6th क्लास की एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने ज्योग्राफी के 5 चैप्टर्स को ऐड किया था, 1 से लेके 5 चैप्टर तक उसके कंप्लीट क्वेश्चन आंसर, बल्कि उसका एक तरह से निचोड़ था, ठीक है ना, उन चैप्टर्स का। और उसके आगे 3 चैप्टर हमारे बकाया रहते थे, जिसके लिए मैंने बोला था कि मैं एक नेक्स्ट वीडियो में उनको कवर करूँगी। तो आज हम उन्हीं के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, उन्हीं को कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए भाई, हम हमारे एनसीईआरटी ज्योग्राफी के 6 चैप्टर से शुरू करते हैं। तो 6 चैप्टर पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, जो मैंने पहले आपको थ्योरी क्लासेस में करवा चुकी हूँ, और अब आज हम उनके एमसीक्यूज यानी क्वेश्चंस कर रहे हैं। उसमें से, उन चैप्टर में से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो ये चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों, उदाहरण पर्वत, घाटी, पठार, मैदान। अब पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूप आ गई है, पर्वत भी, पहाड़ भी, घाटी, मैदान जो भी हैं, तो उनका निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो आप ये देखिएगा, आंतरिक प्रक्रिया, बाह्य प्रक्रिया, आंतरिक और बाह्य दोनों, या इनमें से किसी प्रक्रिया के द्वारा नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या जो पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप हैं, हमने हमारे चैप्टर में पढ़ा था कि पृथ्वी के जो एक तो बाहरी रूप से क्रियाएं काम करती हैं, और एक आंतरिक अंदर से प्रक्रिया होती है अर्थ के अंदर, ठीक है ना। तो अंदर जो बल लगता है, एक बाहर बल लगता है ना, जिनको हमने अंतर्जनित और बाह्य बल के रूप में पढ़ा था। तो इसमें आपका आंसर सी होगा, आंतरिक और बाह्य दोनों ही, ठीक है ना। क्योंकि आपका अंदर से जब कोई एक्टिविटी होती है, अंदर आप जब अर्थ के अंदर ज्वालामुखी निकलते हैं या मैग्मा निकलता है, बाहर आता है, तो चट्टानें बनती हैं, है ना। तो पर्वत, पहाड़, घाटियां बनती हैं। नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं, है ना। तो ये क्या हो गया आपका आंतरिक, और बाह्य हो जाएगा जब किसी तरह की हवाएं जब तेज चलती है, तेज बारिश होती है, तो मिट्टी का एक जगह से कटाव हो जाता है, तो स्थलाकृति में तो चेंज आ जाता है ना। जो स्थलाकृति पहले से बनी हुई थी, मान के चलिए पहाड़ है, अब वो बार बार अपर्दन हो रहा, उसमें तेज हवाओं से, बारिश से, तो ये थोड़ा थोड़ा टूट के घिस रहा है। नदियों के बहाव के साथ भी मिट्टी, पहाड़ी कंकर, गाद वगैरह सब बह के नीचे आ रहे हैं ना, तो ऊपर से क्या हो जाएगा, इसका एक तरह से निक्षेपण हो रहा है ऊपर से, ठीक है ना। इतना जैसे पहाड़ टूट जाता है, तो वो तो हो गया, सॉरी निक्षेपण नहीं, अपर्दन हो रहा है। और ये जब नीचे आके कहीं जमाव होता है, तो वहाँ क्या स्थलाकृति नहीं बनती, मैदान बन जाते हैं ना, तो वो क्या हो जाता है, आपका निक्षेपण हो जाता है। तो जो ये निक्षेपण होगा वो क्या होगा, आपका जमीन नहीं बनेगी, और अपर्दन होगा तो वहां से टूटेगी। तो ये बाहरी और आंतरिक दोनों प्रक्रियाओं से जो हमारी पृथ्वी है उस पर स्थल रूपों का निर्माण होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ बाहर आंतरिक मत कर दीजिएगा कि बस पहाड़, तभी पहाड़ निकले हैं तो बना है। पठार भी भाई अर्थ के जो नीचे लावा है उसके बाहर आने से, है ना, मैग्मा के बाहर आने से ही बना है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आंतरिक और बाह्य दोनों ही तरह की प्रक्रियाओं से पृथ्वी पर स्थल रूप का निर्माण होता है। चलिए भी क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। पृथ्वी में वो मतलब कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, ये देखिए। तो पृथ्वी की सतह को टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। ये क्या कह रहा है, पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। पृथ्वी की नई सतह के निर्माण की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। निक्षेपण का मतलब हो जाता है भाई जमाव, और अपर्दन हो जाता है घिस जाना, किसी चीज का ऊपर से हट जाना, पर हमारी अर्थ की ऊपरी परत का हट जाना, चाहे वो पहाड़ है चाहे कोई भी एरिया है, ठीक है ना। ऊपरी परत का हवाओं के द्वारा, पानी के तेज बहाव में, या मौसम के द्वारा जो भी रिएक्शंस होते हैं ना, उसके द्वारा हमारी अर्थ की ऊपर की लेयर का हट जाना, अपर्दन। और वो लेयर भाई एक जगह से हटी है तो कहीं दूसरी जगह सेट भी होगी, है ना। हवाएं एक जगह से उसको उठाया है तो दूसरी जगह हवाएं जाके मंदी होंगी, जहां वो धीमी होंगी वहीं उसे सेटल कर देंगी। तो सेटल डाउन क्या होगा, निक्षेपण। और वो हवा अपने साथ बहा के ले जा रही है, पानी अपने साथ बहाव में लेके जा रहा है, वो क्या होगा, अपर्दन। तो ये क्या होगा, दोनों ही कथन सत्य हैं। तो आपका आंसर सी आ जाएगा, ठीक है ना। सी की ए और दो दोनों ही सत्य हैं। अब विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है। जब हमने हमारा चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने वलित पर्वत, ब्रह्मोत्तर पर्वत और ये ज्वालामुखी से बने पर्वत, ये हर सभी को अच्छे से पढ़ा था, डिटेल में पढ़ा था,
ठीक है ना। तो अभी आप ये देखिए कि उसमें मैंने अच्छे से आपको बताया भी था। तो सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है आपकी अरावली की, ठीक है ना। भारत में जो अरावली की पर्वत श्रृंखला है वो सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। यूराल पर्वत है, अल्पेशियन है, रॉकी है, ये सभी क्या है, वलित ही हैं, पर ये सबसे पुरानी अरावली की है। अगर किसी को ये नहीं पता है कि वलित पर्वत कौन से हैं, ब्रह्मशोथ पर्वत कौन से हैं, है ना, तो इनको आप हमारी पीछे वाली वीडियोस में जाके अच्छे से समझ सकते हैं। तभी आपको इन एमसीक्यूज को, ये क्वेश्चंस आप कर रहे हैं ना, तभी आप अच्छा मतलब कि मजा आएगा करने में, क्योंकि जब आपको इसकी नॉलेज होगी, ठीक है ना। अभी तो कंफ्यूज हो जाओगे सुन के, वलित ब्रह्मशोथ क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पर्वत हैं क्या। तो आप पीछे वाली वीडियोज में इनको देख लीजिए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। जिन पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है उन्हें हिमानी कहते हैं। सही है भाई, हिमानी बर्फ की जमी जो बर्फ गिरती है पर्वतों पर वो जमी रहती है, वो नदियां बनी हुई है और वो जमी हुई है ना, उन्हें हिमानी कहा जाता है। पर्वतों के एक रेखा क्रम में व्यवस्थित होने को ही श्रृंखला कहा जाता है। ये भी हमने हमारे चैप्टर में पढ़ा था। श्रृंखला क्या है, जैसे पहाड़ों की ऐसे श्रृंखला बनी होती है, जैसे हमारे हिमालय पर्वत है, ये है एक के बाद दूसरा पहाड़, ऐसा नहीं सिर्फ एक सिंगल पहाड़ नहीं हो, कई छोटे बड़े पहाड़ बने हो साथ में, दूर तक फैले। जैसे हमारे उत्तर में, भारत के उत्तर में जो हिमालय पर्वत है, ये क्या है, पर्वत श्रृंखला है। हिमालय रेंज बोलते हैं ना इसको, तो पर्वत श्रृंखला है। तो ये दोनों ही आपके जो पॉइंट्स हैं, ये दोनों आपके राइट हैं। तो आपका कथन यहाँ होगा 1 और 2 दोनों ही आ जाएंगे, दोनों ही राइट हैं, ठीक है ना। पर्वतों पर जो हमेशा बर्फ जमी रहती है, जो बर्फ की नदियां हैं, उन्हें तो हिमानी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 5। जिन पर्वतों की सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होते हैं, ठीक है ना, तो उन्हें कौन से पर्वत कहते हैं भाई। जिन पर्वतों की सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होती है, ऐसे पर्वतों को क्या कहा जाता है। हमने जब पर्वतों को पढ़ा था तो देखिए ऐसे, ये जो शंक्वाकार, ये ऐसी मतलब उसकी चोटी होगी पहाड़ की, उबड़ खाबड़ होती है, एकदम ऐसे उबड़ खाबड़ होती है, ऐसा नहीं होता एकदम प्लेन सरफेस मिलेगी आपको। तो ये क्या होते हैं, आपके वलित पर्वत होते हैं, ठीक है ना। जिन पर्वतों की सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होते हैं, हम उन्हें वलित पर्वत कहते हैं। जैसे हिमालय पर्वत है हमारा, ये आल्प्स जो है वो वलित पर्वत है, ठीक है ना। तो ये वलित पर्वत के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए भाई नेक्स्ट, यहाँ सुमेलित करना है भाई। मैंने जिस बुक से लिया है उसमें पहले से ऑलरेडी है सुमेलित कर रखे हैं, आप ध्यान से देखिए, पहले समझिए इनको। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा सुमेलित है, आपको बताना है। ये बल्कि जो इन्होंने लिखे हैं ना, ये सही है, कौन सा सही है ये बताना है। यूराल पर्वत एक ज्वालामुखी पर्वत है, ये तो रॉन्ग हो गया है ना। हमने पढ़ा था भाई यूराल और ये अल्पस, ये क्या है, वलित पर्वत है, तो ये आपका रॉन्ग है। वोस्सेस पर्वत ब्रह्मशोथ पर्वत है। जब हमने हमारा पर्वतों वाला चैप्टर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि हाँ जी, वोस्सेस जो पर्वत है, वोस्जेस वो क्या है, ब्रह्मशोथ पर्वत है, तो ये आपका राइट है। माउंट किलिमंजारो और माउंट फ्यूजियामा, ये दोनों जो पर्वत दे रखे हैं ना नीचे, माउंट फ्यूजियामा और माउंट किलिमंजारो, ये दोनों ही ज्वालामुखी पर्वत हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों क्या है, ज्वालामुखी है, तो ये दोनों ही, ये रोंग है और ये राइट है, तीसरे वाला राइट है, क्योंकि ये तो ज्वालामुखी है। पर फ्यूजियामा जो है उसको बता दिया इन्होंने वलित पर्वत, है ना, फ्यूजियामा को इन्होंने वलित बता दिया, तो ये रोंग है। ये वाला आपका राइट, ये वाला आपका राइट, ये वाला आपका रोंग है। यूराल पर्वत क्या एक वलित पर्वत है, तो ध्यान रखिएगा आपका सेकंड और थर्ड दोनों राइट सुमेलित कर रखे हैं, सही ढंग से सुमेलित कर रखे हैं। तो ये समझ लीजिए दोबारा से। वोस्जेस पर्वत क्या है, ब्रह्मशोथ पर्वत है। माउंट किलिमंजारो भी ज्वालामुखी है और फ्यूजियामा भी आपका ज्वालामुखी पर्वत है। और जो यूराल है वो आपका वलित पर्वत है। चलिए भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मोनाकी पर्वत किस महासागर में अवस्थित है। ये ध्यान रखिएगा, महासागरों के अंदर भी पर्वत है। जब हमने पर्वतों का चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था अच्छे से कि महासागरों में भी पर्वत है। तो मोनाकी पर्वत है ना, वो प्रशांत महासागर में है। कहाँ, प्रशांत महासागर में, जो मारियाना गर्त है वहाँ है, और इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर तक है, यानी हमारे माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा है। पर वो ज़्यादा इसलिए नहीं मानी जाती क्योंकि वो समुद्र की सतह के अंदर है, जैसे कि आपकी अर्थ है, ठीक है ना, और ये समुद्री एरिया है। अब ये जो पर्वत है ना, ये समुद्र की सतह में है, और वो भी सबसे गहरे भाग में। प्रशांत महासागर का जो सबसे गहरा भाग है, जो हमारे वर्ल्ड का सबसे गहरा भाग है, मारियाना गर्त, जिसको मारियाना ट्रेंच बोलते हैं इंग्लिश में, वहाँ पर है, और ये 10,205 मीटर की ऊंचाई तक है। और हमारा जो एवरेस्ट है वो कितना है, वो 8,800 कुछ की ऊंचाई में है ना। तो क्या है, अब अर्थ की जो ये जो सी लेवल है ना,
ये जो सी लेवल है यहाँ से ऊंचाई मापी जाती है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा ऊंचाई हमारी माउंट एवरेस्ट की है, ना कि मोनाकी पर्वत की, क्योंकि ये समुद्र की सतह के नीचे ही रह जाता है। ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि मोनाकी पर्वत हमारे प्रशांत महासागर में सबसे गहरे भाग में मारियाना गर्त में है और 10,205 इसकी ऊंचाई है। चलिए भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन रह तो नहीं गया। हाँ, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार। अब सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पठार है आपका तिब्बत का पठार। ठीक है ना, तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है। इस पठार की ऊंचाई 4,000 से 6,000 मीटर तक है। ठीक है, बहुत बड़े एरिया में फैला है और कहीं मतलब मैक्सिमम है इसके अंदर आ जाते, कहीं तो ये पठार 4,000 तक ऊंचा है और कहीं 6,000 तक, और कहीं इसके बीच में कहीं 5,000 कहीं 5,500। तो इसलिए बताया गया कि 4,000 से और 6,000 के बीच में इसकी ऊंचाई आ जाती है इस तिब्बत के पठार की। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, मतलब कि बहुत से खनिज मिलते हैं पठारों से, ध्यान रखिएगा, पठारों से क्या आपको खनिज मिलते हैं। ठीक है ना। अफ्रीका का जो पठार है ना, वहाँ पर सोने और हीरे की खानें हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और अपने इंडिया में जो छोटा नागपुर का पठार है, वहाँ पर आपको लोहा और मैग्नीशियम मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मैदानों के संदर्भ में नीचे दिए कथन पर विचार कीजिए। मैदानों के संदर्भ में, अब मैदानों के बारे में सोचिए। प्लेन एरिया जो होता है, मैदानी एरिया, जो हमारे यहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का बनाया हुआ एरिया, उसी पे आप पहले जो आपने देखा है पहले उसी पे फोकस कीजिए, फिर तभी आप उसके क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे सही ढंग से। तो मैदान क्या होते हैं? मैदान मुख्यतः नदियों तथा उसकी सहायक नदियों से बने होते हैं। ये स्टेटमेंट भी राइट है भाई, क्योंकि मैदान कहाँ कैसे बने होंगे भाई? नदियाँ जो अपने साथ पहाड़ों से मिट्टी गाद वगैरह लेके आती है, उसको हर साल जैसे बाढ़ आती है या ऊपर से जैसे भी आती हैं, तो वो अपने साथ उसको बहा के लेके आती है और वो बिछाती रहती हैं, उसकी परत दर परत बिछाती रहती है। उससे क्या होता है, उबड़ खाबड़ सतह भर जाती है और प्लेन एरिया बन जाता है ना। तो मैदान, ये भी राइट स्टेटमेंट है इसकी। मैदान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। क्या ये सही है? तो ये भी सही है, क्योंकि मैदानी एरिया सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला होता है, क्योंकि मैदानी एरिया सबसे अधिक उपजाऊ होता है। वहाँ सड़कें बिछाना, किसी तरह के उद्योग धंधे लगाना, हर काम अच्छे से ज़्यादा अच्छे तरीके से किया जा सकता है पहाड़ी या रेगिस्तानी एरिया से, और वहाँ नदियों का पानी भी अवेलेबल होता है। तो इसलिए मैदानों में अधिक लोग बसते हैं आके। ठीक है ना, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपकी राइट हैं। चलिए भाई आगे, अब आपका आ जाता है चैप्टर नंबर 7, हमारा देश भारत। ये 6th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 है। 7 देखिए, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन किन अक्षांशों में है? जब हमने इस चैप्टर को पढ़ा था तो हमने अक्षांशों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अक्षांश और देशांतर आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे, मैंने पहले भी जो इसका फर्स्ट पार्ट करवाया था वीडियो का, उसमें भी आपको बता दिया था। तो जो भारत है ना, हमारा भारत वर्ल्ड में पूरे जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो अक्षांश और देशांतर बनाई गई हैं, है ना, जैसे हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर ये आपकी देशांतर और ये आपकी अक्षांश। तो ये बताना है कि भारत जो है वो कौन सी अक्षांश और देशांतर के बीच में आता है। ठीक है ना, तो ये समझिए, पहले इन्होंने पूछा है आपसे अक्षांश के बारे में। तो भारत जो है वो 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर में आता है। हमारा भारत उत्तर में है, ये ध्यान रखिएगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर आता है। अगर देशांतर पूछी जाएंगी तो पूर्व में होंगी, और अक्षांश पूछी जाएंगी तो उत्तर में बताई जाएंगी हमेशा। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत आता है, और 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये देखिए, अब इसमें आपसे देशांतर पूछी गई है। ये पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार किन देशांतरों के बीच है? अब देशांतर पूछ लिया है, तो आपका देशांतर आएगा यहाँ, ये नंबर डी पे आएगा, 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व। देशांतर पूछेंगे तो पूर्व, अक्षांश पूछेंगे तो उत्तर बताया जाएगा। क्योंकि ये जो है ना, ये जो डाटा दिया है ये तो सेम होता है, पर ये उत्तर पूर्व का ही पश्चिम दक्षिण बना दिया जाता है, तो इसको ध्यान से कीजिए। अभी क्वेश्चन नंबर 3, कर्क रेखा 23 डिग्री उत्तर किन राज्यों से होकर गुजरती है? जो 23.5 डिग्री है कर्क रेखा, उत्तर में है कर्क, दक्षिण में मकर रेखा है, तो वो भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपको ये अच्छे से पहले तो पता होना चाहिए कि हमारे देश में 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, त्रिपुरा, राजस्थान, मिजोरम चारों ही इंक्लूड हैं, चारों ही आएंगे। तो ये आपका उपयुक्त सभी आएंगे, सारे ही ठीक हैं।
ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए 8 राज्य कौन से हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं। तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन अभी ये तो 4 स्टेटमेंट्स, ये 4 राज्य ये दिए है, नेक्स्ट टाइम और दूसरे 4 हो सकते हैं और एक इनसे बाहर का भी हो सकता है, या फिर 3 गलत हो, एक राइट आंसर हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कर्क रेखा 23 डिग्री 23.5 डिग्री है उत्तर में है, वो इंडिया के 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। भारत की स्थल सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है। अब हमारा जो देश भारत, उसकी स्थल सीमा, वाटर बॉडी नहीं, लैंड, जो लैंड हमारा है, लैंड वाला एरिया है, वो कितने राज्यों से जुड़ा हुआ है। तो वो आएगा हमारा 7 राज्यों से, ठीक है ना। भारत की स्थल सीमा 7 राज्यों से लगती है, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। निम्नलिखित में से सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। सबसे लंबी स्थलीय सीमा हमारी किस देश के साथ बनती है। तो भाई इजी सा क्वेश्चन है, बांग्लादेश। दिखने में छोटा है पर उसके चारों तरफ से इंडिया ने उसे कवर कर रखा है, इसलिए सबसे बड़ी स्थल सीमा किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हैं। मतलब कि ऐसे कौन से राज्य हैं जो तीनों तरफ से विदेशी राज्य, जो दूसरे हमारे पड़ोसी देश है ना, वो टच हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं वो होंगी, राष्ट्रीय सीमाएं तो हो जाती है देश के अंदर, और अंतर्राष्ट्रीय देश के बाहर। तो जो हमारे पड़ोसी राज्यों को टच करते हैं 3 तरफ से, तो एक तो आपका फर्स्ट कौन सा है, सिक्किम और त्रिपुरा, ये 2 आएंगे, ठीक है ना। तीसरा और चौथा, सिक्किम और त्रिपुरा जो है वो तीनों तरफ से दूसरे विदेशी राज्यों से विदेशी देशों के साथ टच है, हमारे पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है, ठीक है ना। जैसे सिक्किम है आपका नेपाल, भूटान और चीन से, और त्रिपुरा आपका बांग्लादेश। अकेले त्रिपुरा को बांग्लादेश ने 3 तरफ से घेर रखा है, और एक तरफ से अपना इंडिया है, ठीक है। और जो आपका सिक्किम है उसको नेपाल, भूटान और चीन ने घेर रखा है। विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। अब हम आ जाते हैं हमारे दक्षिण में, भारत का जो दक्षिण एरिया है, जहाँ दक्कन का पठार है, पठारी एरिया है, प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं जैसे, वहाँ। तो विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में कौन सी नदी बहती है। तो विंध्य और सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनके बीच में आपकी नर्मदा, कौन सी, नर्मदा नदी बहती है, ये ध्यान रखिएगा। नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्य पर्वत श्रेणी है और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, ठीक है ना। उत्तर की तरफ, जैसे उत्तर यानी कि ऊपर, नर्मदा नदी के ऊपर, और नर्मदा नदी के जो नीचे की तरफ है वो दक्षिण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। जो तापी नदी है, तो तापी नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है, तो ये बात भाई सही है। तापी नदी भारतीय प्रायद्वीप की एकमात्र ऐसी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ये गलत है भाई। तापी नदी सिर्फ अकेली नहीं है, नर्मदा भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। जब हम ये जो पढ़ेंगे ना बाद में, नेक्स्ट 1-2 वीडियो के बाद में बनाऊंगी, जो इंडिया की स्थल रूप है उन पर, और इंडिया की जो नदियां हैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें आपको अच्छे से समझाऊंगी प्रायद्वीपीय नदियां और हिमालय की नदियों के बारे में। तो प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं वो ज़्यादातर नदियां पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमारा जो इंडिया का जो साउथ का पार्ट है ना, वो थोड़ा झुका हुआ है, किस तरफ, पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है, तो पूर्व की तरफ झुका हुआ है, ठीक है ना। अभी आपको 1 मिनट बता देती हूँ, एक मैप था उसमें दिखाऊंगी आपको, बहुत नीचे है भाई, हाँ ये देखिए ये मैप है। अब ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ये नीचे वाला एरिया, ठीक है ना। यहाँ तो यहाँ क्या है, यहाँ जो नदियाँ हैं, अब ये तो आपका पूर्वी एरिया हो गया, ये आपका पश्चिमी एरिया होगा। तो यहाँ जो नदियाँ हैं ना वो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि हमारा ये इधर आके और यहाँ ये डेल्टा बनाती हैं, और फिर बाद में ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं, गिरती हैं। तो नदियाँ क्या है, प्रायद्वीपीय सभी नदियाँ, तकरीबन सभी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं, और जो पूर्वी घाट है ना वहाँ पर वो डेल्टा बनाती हैं। और जो नर्मदा और तापी 2 नदियाँ जो बताई ना वो इस तरफ बहती हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नर्मदा और तापी पूर्व से पश्चिम की तरफ, ये पश्चिमी घाट पर बहती हैं, बल्कि पश्चिमी घाट से अरब सागर में मिल जाती हैं। और ये पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है, जो आपकी गोदावरी, कृष्णा बसती है ना, ये 3-4 नदियाँ और बसती हैं वो, तो वो आपकी पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं, और वो पूर्वी घाट पर इस एरिया पर डेल्टा बनाती हैं, ठीक है ना। इस एरिया पर यहाँ ऐसे बहेंगी और इस एरिया पर डेल्टा बनाएंगी, ठीक है। और फिर इसमें बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं, गिरती हैं। ये
चलिए भाई वापस चलते हैं हमारे पीडीएफ पर जहाँ हम पढ़ रहे थे। तो आपको समझ आ गया होगा कि तापी नदी जो है वो सतपुड़ा, तापी और नर्मदा ये सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में ही है। तो तापी नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है, सतपुड़ा से भी नीचे दक्षिण की तरफ, यानी नीचे, सतपुड़ा ऊपर और वो नीचे। और जो नर्मदा नदी थी वो क्या थी, विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में थी, ठीक है ना। हिमालय पर्वत की 3 प्रमुख श्रृंखलाओं का वर्णन, भाई 3 प्रमुख श्रृंखलाओं में बांटा गया है हिमालय को। तो उनका उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताइए। भाई ऊपर से लेके नीचे की तरफ जैसे वो 3 पर्वत श्रृंखला बना दिए हैं, एक तो वृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय और शिवालिक। तो सही क्रम कौन सा है, तो सबसे सही क्रम है इसका, पहले आएगा वृहद हिमालय यानी कि बाह्य भाग हिमालय का, जिसको बोल देते हैं हिमाद्री भी जिसको बोल देते हैं, फिर आपका मध्य हिमालय और फिर आपका शिवालिक आएगा, ठीक है ना। इसको भी एक बार मैप पे चल के समझते हैं। जैसे ये आपका एरिया है, हिमालय आपका यहाँ से उत्तर में है ना। तो जो ऊपर वाली जो ये एक फर्स्ट लेयर है जो, उसको कहा गया है आपका बाह्य हिमालय, ठीक है ना, वृहद हिमालय, वृहद हिमालय, ठीक है। और इसके बाद जो ये रेंज आती है ये आपकी हो जाती है मध्य हिमालय की, ठीक है। और इसके बाद जो एक थर्ड आती है वो होती है आपकी शिवालिक। तो सबसे बाहरी एरिया, इसको 3 भागों में बांट दिया, हिमालय तो एक ही है पर इसके नाम रख दिया हमने, ठीक है ना। इसके एरिया जैसे इसकी लंबाई के, जैसे इसकी किलोमीटर्स में इसकी लंबाई चौड़ाई है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको 3 एरियाज में बांट दिया कि पहला आपका वृहद हिमालय या बाह्य हिमालय हिमाद्री, सेकंड आपका होगा मध्य हिमालय और नीचे आपका शिवालिक थर्ड, ठीक है ना। ये सबसे ऊंची रेंजेस, यहाँ थोड़ी कम ऊंचे पहाड़ और यहाँ उससे भी कम ऊंचे पहाड़ होंगे, ठीक है। ऐसे इसको 3 हिस्सों में बांट दिया है। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपका आएगा वृहद हिमालय, बाह्य हिमालय, फिर आपका मध्य हिमालय और फिर आपका शिवालिक। यानी कि सबसे ऊपर उत्तर में वृहद, दक्षिण में शिवालिक और बीच में आपका मध्य हिमालय हो जाएगा। ये उत्तर है और ये आपका भी नीचे की तरफ है तो दक्षिणी माना जाएगा ना इसका, तो पहाड़ी एरिया का। तो चलिए भाई वापस चलते हैं पीडीएफ पर। हाँ जी, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि हिमालय पर्वत की 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं को 3 जो बांटी गई हैं, तो उनका उत्तर से दक्षिण में क्रम बताना है। दक्षिण से उत्तर में पूछ ले तो आपको उल्टा बताना पड़ेगा कि पहले शिवालिक फिर मध्य फिर वृहद, और अब उत्तर से दक्षिण पूछा है तो पहले वृहद हिमालय फिर आपका मध्य हिमालय और फिर आपका शिवालिक। चलिए भाई 11th क्वेश्चन नंबर 11th पर, नीचे दी गई नदियों के नाम को ध्यान से देखिए। अब ये महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, तो ये नदियाँ उपयुक्त में से कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। अब ये ध्यान रखिएगा, ये चारों नदियाँ ही डेल्टा बनाती हैं। मैंने आपको अभी बताया था ये चारों नदियाँ, ये सारी हमारी प्रायद्वीपीय भारत यानी हमारे दक्षिणी भारत का जो हिस्सा है ना नीचे वाला, वहाँ दक्षिणी भारत का पार्ट है, वहाँ ये नदियाँ बहती हैं। ये सभी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है, जो अभी मैंने आपको मैप पे समझाया था, कृष्णा, गोदावरी, महानदी और कावेरी। और ये चारों पूर्वी घाट पर डेल्टा बनाती हैं क्योंकि पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती हैं। 1 मिनट वापस आपको समझा दूँ दोबारा से। जैसे यहाँ था, यहाँ देखिए, अब ये आपका क्या है, पूर्वी घाट है। तो ये नदियाँ जो हैं, ये सभी नदियाँ इधर से ऐसे बहती हैं, ये चारों नदियाँ, ठीक है। और ये इस पूर्वी घाट पर अपना डेल्टा बनाती हैं, ठीक है ना। तो ये नदियाँ पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं और पूर्वी घाट पर डेल्टा बनाती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। तो इन नदियों के बारे में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, चारों नदियाँ। और 2 नदियाँ जो थी ताप्ती और नर्मदा, क्वेश्चंस जो है यहीं से बनेंगे, ये ध्यान रखिएगा। नर्मदा और ताप्ती जो है वो आपकी अरब सागर में गिरती हैं, वो पूर्व से पश्चिम बहती है। और ये जो 4 हैं, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी, ये जो चारों हैं ये आपकी पश्चिम से पूर्व बहती है और वो पूर्व से पश्चिम बहती हैं, समझ गए ना। वो पश्चिमी नदी उसमें अरब सागर में गिरती हैं और ये चारों बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब आ जाते हैं हमारे 12 नंबर पर। सुंदरवन डेल्टा जो है उसके संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं ये बताना है। तो यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है, ये कथन सत्य है क्योंकि सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और कौन सी नदियाँ बनाती हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर बनाती हैं इसे। और इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है, ठीक है ना। तो ये आपका दोनों ही राइट है क्योंकि ये जो डेल्टा है आपका ये त्रिभुजाकार बना हुआ है। तो सुंदरवन डेल्टा कौन बनाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। और ये जो डेल्टा है ये इसकी आकृति त्रिभुजाकार है
क्वेश्चन का नहीं पता है कहाँ से क्या बन जाए, तो ये ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, इनको पकड़िए। और ये डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि जो मांजुली द्वीप है वो कौन सी नदी के उसमें है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है ना, नदी द्वीप मांजुली। चलिए भाई, भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है, प्रवाल, तो भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है, तो ये आपका लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप है, ठीक है ना, लक्षद्वीप, क्योंकि ये जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है प्रवाल द्वीप, और ये प्रवाल द्वीप है, सॉरी अंडमान निकोबार में नहीं, उसमें लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में है। भारत जलवायु और वनस्पति, अब आ जाता है आपका चैप्टर 8। भारत और जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी, ये आपका लास्ट चैप्टर है क्लास 6 की ज्योग्राफी का, इसको पढ़ लेते हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है, किस भाषा से, ये ध्यान रखिएगा। तो ये मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। भाई क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, इस शब्द का मतलब होता है मौसम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से भारत के किस भाग को लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है, कौन से भाग में, भारत के कौन से राज्यों में लगा लीजिए, या कौन से भाग में जब मॉनसून वापस आते हैं ना लौट के, उससे वर्षा होती है। तो ये असम में होती है, बंगाल में, बंगाल और राजस्थान में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। तो ये आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में होती है। कहाँ होती है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। जब आपका मानसून लौट के आता है तो सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में करता है। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए कथन और कारण पर विचार कीजिए। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। भाई भारत जो है वो उष्ण कटिबंधीय एरिया में आता है ना। उष्ण कटिबंध कौन सा एरिया है भाई, उष्ण कटिबंध वो एरिया है जो करक रेखा और मकर रेखा के बीच का एरिया है, यानी कि जिसके बीच में विषुवत भी आ जाता है। तो करक और मकर रेखा के बीच का जो एरिया होता है उसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो भारत जो है वो करक और मकर रेखा के बीच में आता है, तो ये उष्ण कटिबंध ये एरिया है ना। तो यहाँ मानसूनी पवनों से वर्षा होती है। तो ये दोनों ही आपके राइट हैं, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि भाई उष्ण कटिबंध है तो यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, समुद्रों के पानी से जलवाष्प बनते हैं, भाप है ना, जलवाष्प बन के ऊपर गर्मी के बाद ही तो मानसून आती है ना, बारिश आती है, तो जलवाष्प बनेंगे, वो ऊपर जाके ठंडे हो जाते हैं, बादल बनते हैं, फिर ठंडे होने के बाद पानी की बूंदें बनती है, बूंदों से बादल बनते हैं और फिर वो बादल बरसते हैं, तो वो मानसून हो गया है ना। तो वो मानसून किस वजह से है, इसी वजह से है कि ये उष्ण कटिबंधीय एरियाज में है और मानसून आती है। क्वेश्चन नंबर 4, किस स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन से कारण महत्वपूर्ण होते हैं। किसी स्थान की जो जलवायु है वो किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ये बताना है। तो एक तो स्थान की स्थिति भी, समुद्र तल से कितनी दूरी पर है या समुद्र से कितनी दूरी है, और वो कहाँ है। स्थान की स्थिति का मतलब है भाई कि आपके कौन सी अक्षांशों के बीच में है, उष्ण कटिबंध में है, शीतोष्ण कटिबंध में है, शीत कटिबंध में है ना। तो ये स्थान की स्थिति हो गई। कितनी ऊंचाई पर है, क्या उच्चावच है, तो ये सब चीज़ें, ये चारों ही आपके ठीक है कि इन सब चारों चीज़ों से, ये उपयुक्त डी, ये सभी चीज़ें जो है वो किसी भी स्थान की जलवायु का निर्धारण करती हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, सबको पता होगा। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम में होती है। भारत में उष्ण कटिबंध वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, यानी कि उष्ण कटिबंध आपको पता है हम उष्ण कटिबंधीय एरिया में, तो वर्षावन यानी जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है, तो वो आपको पता है कहाँ। एक तो आपके उत्तर पूर्वी राज्यों में, ठीक है ना, उत्तर पूर्वी राज्यों में, एक अंडमान निकोबार में, ठीक है ना, और एक आपका पश्चिमी घाट, यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है भारत में। तो जहाँ सबसे अधिक वर्षा होगी वहीं ये वर्षावन मिलेंगे आपको। पश्चिमी घाट पर ज़्यादा वर्षा होती है उत्तर पूर्वी राज्यों में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो ये यहाँ पर आपके उष्ण कटिबंधीय वर्षावन मिलेंगे। ये वन जो हमेशा सदा हरे भरे रहते हैं, बहुत ज़्यादा इनमें पानी की रिक्वायरमेंट, जहाँ ज़्यादा बारिश होगी वहीं ज़्यादा पेड़ उगते हैं, ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। हमारे देश के अधिकांश भाग में किस तरह के वन पाए जाते हैं, तो हमारे देश के अधिकांश भाग में एक तो आ गया आपका उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। नहीं भाई, सबसे ज़्यादा भाग में ये नहीं है, ये वहीं है जहाँ अधिक वर्षा होती है। उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव तो वो होंगे जो समुद्री एरिया में डेल्टाज पर पाए जाते हैं, नदियों के डेल्टाज पर, समुद्रों के किनारे, ठीक है ना।
पर्वतीय वन पहाड़ों में मिलेंगे। तो सबसे अधिक वन आपके होंगे भारत में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ठीक है, सबसे ज़्यादा भारत में किसकी है, चारों तरह के वन भारत के अंदर, पर सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में भारत में मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, ये बताना है। तो कटीली झाड़ियों वाली वनस्पति में पानी की क्षति को कम करने के लिए पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। क्या ये बात सही है? तो ये बात सही है भाई। कटीली झाड़ियाँ कहाँ होती है? रेगिस्तान में, जहाँ पानी की कमी होती है ऑलरेडी पहले से ही। तो वहाँ जो ये पत्तियाँ होती हैं इनमें कांटे होते हैं और ये पानी की क्षति कम होती है इससे, और पत्तियाँ भी मोटी टाइट टाइट होती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतों की ऊंचाई के साथ वनस्पतियों में भिन्नता आती है। ये बात भी सही है, जब पहाड़ों में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वो जो वनस्पति है, वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उनमें भी भिन्नता आती है, क्योंकि ऊपर टेम्परेचर हार्श होता चला जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग जैसा जैसा तापमान होता है, जैसी वहाँ की कंडीशंस होती है, उसी के अकॉर्डिंग तो पेड़ पौधे, इंसान भी उसी के अकॉर्डिंग होते हैं भाई। ये तो पेड़ पौधे भी वहाँ की वन जो प्राकृतिक स्थितियाँ हैं ना उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे आपको। तो ये दोनों ही पॉइंट्स आपके ठीक हैं। अब इनको सुमेलित कीजिए, थोड़ा ध्यान से सुमेलित कीजिएगा। इनसे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, मतलब कि ये ऐसे सुमेलित करना नहीं भाई, आ जाते हैं कि पेड़ कौन सी तरह के वन कहलाते हैं। तो आपका रोजवुड, महोगनी, ये आपका कौन सा है, रोजवुड और महोगनी, ये आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है ना, रोजवुड और महोगनी। पीपल, नीम, आप इनको हर जगह पा सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, सबसे ज्यादा हमारे देश में कौन से वन है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। और पीपल और नीम तो हर किसी को पता होगा कि भाई हमने रोजवुड और महोगनी तो ना भी देखे हो, क्योंकि हम उन एरियाज में ना गए हों जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है। पर पीपल और नीम तो हर किसी के मुंह से सुन लेते, तो इसलिए हमें पता है कि सबसे अधिक हमारे इंडिया में क्या है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है। तो पीपल और नीम क्या है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। खैर, बबूल, सबको पता है इनके कांटे होते हैं, तो ये कटीली झाड़ियाँ हैं। और पाइन और देवदार ये पहाड़ों में मिलते हैं, पर्वतीय वन है। ये शंकुधारी वन होते हैं एक तरह से, जैसे इनकी ऐसे ऊंची चोटियों वाले ऐसे वन्य पेड़ होते हैं ना, वो है ये। तो इस तरह से आप इनको सुमेलित कर ली। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 10 पर। मैंग्रोव वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो मैंग्रोव वन होते हैं ना वो कहाँ मिलते हैं, तो ये आपको डेल्टाज में मिलेंगे। तो इनके बारे में 2 कथन दे रखे हैं। ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं, डेल्टाज में समुद्री एरिया में। तो भाई खारे पानी में भी मिलते हैं, समुद्री एरिया में तो खारा पानी होता है। सुंदरी वन इस प्रकार के वनों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। तो सुंदरी वन जो है ना वो इन मैंग्रोव वनों की एक प्रजाति का ही नाम है। ठीक है ना, तो ये दोनों ही ऑप्शंस आपके, जो ये दोनों बता रहे स्टेटमेंट्स, ये राइट है आपकी। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर के पहले सप्ताह में, सितंबर के पहले सप्ताह में, मार्च के आखिरी सप्ताह में, नवंबर के आखिरी सप्ताह में। तो ये आपका अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है वन्य जीव सप्ताह। ठीक है। निम्नलिखित में से भारत में जंगली बकरी कहाँ पाई जाती है? भारत में जंगली बकरी कहाँ पाई जाती है? तो जंगली बकरी आपको हिमालय क्षेत्र में मिलेगी। ठीक है ना, जंगली बकरी कहाँ मिलेगी? हिमालय क्षेत्र में। ना पश्चिमी घाट पर, ना पूर्वी घाट पर, ना गिर वन में, हिमालय क्षेत्र में मिलेगी जंगली बकरी। अब भारत में गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है? जंगली गधे का, सॉरी, गधे तो हर जगह मिल जाएंगे। जंगली गधा कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको कच्छ के रण में। कच्छ का रण क्या कहाँ है? आपके गुजरात का जो एरिया है कच्छ, वहाँ आपको जंगली गधा मिलेगा। तो जंगली गधा आपको कहाँ मिलेगा? कच्छ के रण में। कच्छ कहाँ है? गुजरात में। और जंगली बकरी कहाँ मिलेगी? हिमालय क्षेत्र में। चलिए भाई, आज इतने ही क्वेश्चंस थे। आपका जो क्लास 6 का जो कंप्लीट ज्योग्राफी हो चुकी है, मैंने चैप्टर्स भी करवा दिए हैं और साथ में इसके MCQs टाइप क्वेश्चंस भी ये जो थे वो करवा दिए हैं। अगर किसी ने पीछे की वीडियोस ना देखी हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है ज्योग्राफी की, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।